नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं बड़ी बहस में हेमंत कुमार। कृषि कानून के मसले पर पिछले 21 दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। किसानों के आंदोलन की वजह से जाम की स्थिति है और कई तरह की परेशानी भी लोगों को हो रही है, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच आखिरी बार 9 दिसंबर को बातचीत हुई थी और इसके बाद से सरकार और किसान दोनों के बीच फिर से बातचीत होने का कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। किसान कृषि कानूनों की मांग पर अड़े हुए हैं तो सरकार कानून में संशोधन करने के लिए राजी है, लेकिन किसानों को रद्द से नीचे कुछ मंजूर नहीं है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में भी किसान आंदोलन की गूंज सुनाई दी। कोर्ट ने लगातार 2 दिन इस मसले पर सुनवाई की, लेकिन कोई फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया नहीं गया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रदर्शन करना किसानों का हक है, लेकिन हमें दूसरों की परेशानी को भी ध्यान में रखना होगा। सरकार और किसानों को बातचीत के जरिए कोई समाधान निकालने की जरूरत है। इसी दौरान कोर्ट ने सरकार को सलाह दी कि क्या कुछ समय के लिए कृषि कानूनों को होल्ड नहीं किया जा सकता। इस पर सरकार की तरफ से कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो किसान बातचीत का रास्ता छोड़ देंगे। उधर किसान आंदोलन पर राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। बरेली में किसान सम्मेलन में पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं और तीखा प्रहार किया है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष को किसानों की खुशहाली रास नहीं आ रही और यही वजह है कि विपक्ष की तरफ से किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं और उनके हक पर किसी को भी डाका नहीं डालने देंगे। वहीं किसान नेता नरेश टिकैत ने सरकार पर किसानों में फूट डालने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए, इस मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए क्योंकि मामला बड़ा है। सरकार को जिद छोड़ देनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी स्वागत करेंगे। और इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों को चिट्ठी लिखी। 8 पन्ने की चिट्ठी में नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से कहा कि सरकार एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने के लिए तैयार है। उन्होंने एक बार फिर से साफ किया कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि राजनीति के लिए कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ किसान समूहों ने अफवाह और गलत सूचना फैलाई है, उन्हें दूर करना मेरा काम है। मैं किसान परिवार से आता हूं। कृषि मंत्री ने कहा कि आप विश्वास रखिए, किसानों के हित में किए गए ये सुधार भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे, देश के किसानों को और स्वतंत्र करेंगे, सशक्त करेंगे। और ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर के कि 7 दिन से जारी है डेडलॉक। कैसे बनेगी बात? क्या सुप्रीम सलाह मानेगी सरकार? और इन्हीं सवालों के साथ आज हम एक खास पैनल के साथ करेंगे दिन भर की सबसे बड़ी बहस। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इंडिया न्यूज से बात करते हुए क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है ना कि बात करो। हाँ, तो हल निकलेगा समिति से। हाँ, जब बैठेंगे कुछ ना कुछ तो होगा। वे अपनी बात कहेंगे, हम अपनी कहेंगे उसमें, क्योंकि ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट को तो ये करना चाहा कि सरकार को हमें वहाँ विज्ञान भवन में बैठाकर बाहर से ताला लगा दे, फैसला करके निकलो। हाँ, तो समिति में क्या भारतीय किसान यूनियन के किसान भी शामिल होंगे? हाँ, समिति में तो होंगे ही शामिल। अभी कोई डिसाइड हुई है लिस्ट कौन कौन किसान होंगे? तो डिसाइड कर लेंगे कौन कौन है। अच्छा, एक बार फिर, क्योंकि रोज मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, कहाँ बात बनी? जब बैठेंगे बैठ के करेंगे बात वहीं। 3 हफ्ते का वक्त, 6 वार्ताएं, कम नहीं होती हैं। हाँ, बहुत हो, 22 दिन हो लिए, बहुत है। आज और क्या कुछ रहने वाला, थोड़ा आपसे जानना। यहीं रहेंगे। आज लोग आएंगे, गांव के लोग अता पता लेना आ रहे यहाँ पे। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। बहुत अहम मैं पूछने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जो किसान यहाँ आना चाहते हैं उन्हें घरों में वहाँ नजरबंद किया गया है, रोक लें, ट्रैक्टर रोके गए हैं। हाँ, तो उसको लेकर आपकी क्या आगे की रणनीति है? भारतीय किसान यूनियन की क्या? हमने ये कहा भी जहाँ रोका वहीं बैठ जाओ। तो आप सुन सकते हैं कि जो राकेश टिकैत हैं उनका पूरे मसले पर क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट की समिति को लेकर भी उनका क्या कुछ कहना है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने तमाम चीजें कही हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन जेना के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो वहीं किसान आंदोलन पर बरेली में किसान सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हर एक लाभार्थी को सीधे शासन की योजना का लाभ देने में ही विपक्ष को परेशानी है, क्योंकि विपक्ष तो अन्नदाता किसानों के भी हक पे डकैती डाल
तो किसान लगातार इस बात को कह रहे हैं पहले दिन से कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार कह रही है कि हम किसान हितैषी हैं। ये कानून सबसे बड़ा बदलाव है किसानों के जीवन में लाने के लिए, और इसीलिए कानून लाए गए क्योंकि पुरानी व्यवस्था जो चल रही थी उससे किसानों का भला नहीं हो रहा था। किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए, उनकी आय को दोगुना करने के लिए ये कानून सहायक बनेंगे, क्योंकि किसान की जो फसल है वो अच्छी दरों पर बिकेगी। एक मार्केट जो है वो सरकार की तरफ से खोला गया है। कृषि मंत्री ने चिट्ठी भी लिखी। इससे पहले आज हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसी दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि वो किसानों के प्रदर्शन करने के अधिकार को स्वीकार करती है, किसानों के राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार में कटौती नहीं कर सकती। सुनवाई करे चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें यह देखना होगा कि किसान अपना प्रदर्शन भी करे और लोगों के अधिकारों का उल्लंघन भी ना हो। कोर्ट ने कहा कि हम किसानों की दुर्दशा और उसके कारण सहानुभूति के साथ हैं, लेकिन आपको इसे बदलने के तरीके को बदलना होगा और आपको इसका हल निकालना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है। इसी दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वो किसानों से बातचीत के दौरान कृषि कानूनों को होल्ड करने के लिए तैयार है। इसी पर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो सरकार से इस पर निर्देश लेंगे। सुनवाई शुरू होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि वैधता पर फैसला नहीं देंगे कोर्ट की ओर से, बस किसानों के प्रदर्शन पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हम किसानों के आंदोलन के जरिए रोकी गई रोड और उससे नागरिकों के अधिकारों पर होने वाले प्रभाव पर सुनवाई करेंगे। वैधता के मामले को इंतजार करना होगा। साथ ही केंद्र का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील ने दलील रखी कि प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली आने वाले रास्तों को ब्लॉक कर रखा है, इससे दूध, फल, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, इससे अपूरणीय क्षति हो सकती है। साल्वे ने कहा कि आप शहर को बंदी बनाकर अपनी मांग नहीं बनवा सकते। उन्होंने कहा कि विरोध करने का मौलिक अधिकार है, लेकिन ये दूसरे मौलिक अधिकारों के साथ संतुलित होना चाहिए। इस पर सीजीआई ने कहा कि हम प्रदर्शन के अधिकार को मानते हैं, इसको बाधित नहीं करेंगे। हम स्पष्ट करते हैं कि कानून के विरोध में मौलिक अधिकारों को मान्यता देते हैं। इस पर रोक लगाने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन इससे किसी को की जान को नुकसान नहीं होना चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सवाल इस बात को कि क्या सुप्रीम सलाह को सरकार मानेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। 7 दिन से डेडलॉक, और आखिरकार बात कैसे बनेगी, कब बनेगी। आज की सुनवाई में सीजीआई ने कहा कि प्रदर्शन का एक गोल होता है जो बिना हिंसा के लक्ष्य को पाया जा सकता है, और आजादी के समय से देश इस बात का साक्षी रहा है। लेकिन अब सवाल यह कि जो लगातार गतिरोध किसानों और सरकार के बीच में बना हुआ है, वो गतिरोध आखिर कब तक चलेगा, टूटेगा तो कैसे टूटेगा। क्या दोनों के बीच में बातचीत का रास्ता एक बार फिर से साफ होगा, बात बनेगी, किसानों की शंकाओं का भी समाधान होगा, उनकी मांगों का भी समाधान होगा, और सरकार की जो बात है वो भी किसानों तक पहुंचेगी। लेकिन ये होगा तभी जब बातचीत का रास्ता सामने आएगा और बातचीत होगी। हमारे साथ एक खास पैनल आज चर्चा करने के लिए जुड़ गया है। मैं आपका तारुफ करवा दूं, हमारे साथ विजय खेरा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, राम प्रताप सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आलोक वर्मा हमारे साथ हैं प्रवक्ता बीकेयू के, और दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी हैं, एक्सपर्ट है मॉडर्न एग्रीकल्चर के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले खैरा साहब, क्योंकि सरकार की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, आंदोलन लगातार इतने लंबे समय से चल रहा है, इसलिए सवाल सबसे पहले आप ही से, और सवाल इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही भी हैं, कुछ बातें सुनी भी है, लेकिन क्या सरकार अब सुप्रीम सलाह मानेगी? सुप्रीम कोर्ट की बात सरकार नहीं उठता, इस पे तो कोई चर्चा का बात ही नहीं है। 100% बात सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे और सरकार को मानना ही है। बाकियों का मैं नहीं कह सकता, और कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, सरकार 100% मानेगी। दूसरी बात जो अभी भी निकल के बात आई है सामने, ये निश्चित तौर पर आई है कि आंदोलन करने का अधिकार, प्रदर्शन करने का अधिकार प्रजातंत्र में, ये महात्मा गांधी के समय से एक प्रजातंत्र का मजबूत हथियार बना है। इसके लिए कभी ना तो किसी सरकार ने रोका है, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने तो इसको कभी नहीं रोका है। लेकिन क्या ये अधिकार दूसरों के अधिकार को ऊपर हावी होगा? क्या इससे दूसरों को अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा? क्या इससे आप सार्वजनिक सड़क पर रोकेंगे?
क्या इससे लोगों का आना जाना बंद कर देंगे? खाली इमरजेंसी का सवाल नहीं है, लोगों के और भी 20 काम होते हैं। कोई अपनी बेटी की सगाई के लिए जा रहा है, उसकी तारीख 1 साल से पहले से पक्की है, शादी के लिए आपने रोक के रख दिया उसको। ये सब तो गलत है ना। ये रोकने का सवाल ये है, ये तो उनको लोगों के लिए सोचना चाहिए। आप सरकार के खिलाफ जो मर्जी करिए, पर उनको तो मत सताइए ना। सड़क रोकने से क्या मिल जाएगा? अब दूसरी बात उठती है ये कि सरकार के सामने जो बात आई है वो ये है कि आपने प्रदर्शन करते न करते, तभी भी आप अगर कोई समस्या उठाते हैं, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हम आपकी बात सुने और उसको समझ के जहां भी हमसे हो सकता है हम एक नतीजे पर पहुंचे। अगर आपकी बात उचित है, हमें मानने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने कानून इसलिए बनाया था कि हमको 70 साल से जो दुर्दशा किसानों की हुई है, बेचारे एक खाली कैटेगरी किसानों की है जो गरीब से बदतर होती चली गई। बाकी और कैटेगरी में इतना, और किसी कैटेगरी में इतना समस्या नहीं है। खाली यही फटेहाल रह गए, यही कमाते हैं, ये मेहनत करते हैं, इन्हीं को 2 दिन की रोटी नहीं मिल रही। आखिर कोई तो हमें समस्या का समाधान निकालना था ना। उस पर हमने पूरे साल काम किया। काम करने का पहुंचे कि अगर ऐसी जी खैरा साहब, आप वापस आता हूं आपके पास लौट कर, लेकिन आलोक वर्मा, चूंकि बीजेपी कह रही है, विजय खैरा कह रहे हैं कि प्रदर्शन करने से तो हमने किसी को रोका नहीं है, प्रदर्शन का अधिकार है और यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही, लेकिन बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है, रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा है? मुझसे कह रहे थे आलोक वर्मा जी। आलोक वर्मा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको ना? जी बोलिए। देखिए, किसान बार बार बात करने पे जब भी इन्होंने बुलाया हम बात करने गए। 8 तारीख से आज तक इनका हमारा संवाद नहीं हुआ है। 9 दिन हो गए हैं, हमारा इनका कोई संवाद नहीं हुआ है। आज और कल जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक बात रखी है, आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ये ठीक है। मतलब इस देश में अपनी बात को कहने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। हम सुप्रीम कोर्ट की बात भी मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक कमेटी बना दो। भाई कमेटी तो किसान बहुत, ये बात जो है हेमंत जी, ये जो खैरा साहब कह रहे हैं कि किसानों ने, सुन लीजिए, खैरा साहब जो कह रहे हैं कि किसानों ने पूरा रोक रखा है। आज आप देख लीजिए 27 नवंबर से किसान बैठा हुआ है, क्या ट्रैफिक नहीं चल रहा है? हाँ, ट्रैफिक थोड़ा रुक के चल रहा होगा, लेकिन हमने किसी को रोक नहीं रखा है। सड़क का एक रास्ता खुला जरूर है, और अगर रोक रखा होता तो आज कितनी दिक्कतें होती है। और आपको बता दूं कि किसान जो है पूरी तरह से अपनी बात को लेकर के सरकार के पास गया। मोदी जी कच्छ में बात करेंगे, महाराष्ट्र में बात करेंगे, मध्य प्रदेश में बात करेंगे, लेकिन जो दिल्ली बॉर्डर पे किसान बैठा है उसके बीच में नहीं आ रहे। भाई क्यों नहीं आ रहे? देश का अन्नदाता है, किसान है, आप किसान की आय दोगुनी करने पे लगे हो, आपके एजेंडे में प्राथमिकता पर किसान है, तो जो किसान दिल्ली पे बैठा हुआ है आप उससे बात कर लो, उसको समझा दो। आपने कह दिया कि हम 700 रैलियां करेंगे, 700 छोटी छोटी पंचायतें करेंगे, सारे कृषि मंत्री लगाए, सारे इसमें केंद्रीय मंत्री लगा दिए, मंत्रियों को लगा दिया, मुख्यमंत्रियों को लगा दिया। भाई जो किसान है आप उससे वहां बैठ के बात कर तो लो, उसी किसान को पहले जो शंका इसको खत्म करो। और आप ये देखिए हेमंत जी, जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया था 15 में से 12 पॉइंट पे सरकार चाहती है कि संशोधन करेंगे, तो हम कहते 3 ही तो बचे हैं। कानून को वापस ले लो, कागज तुम्हारा है, स्याही तुम्हारी है, संसद तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, नया कानून बना दो, किसानों के साथ में बैठ के नया कानून बना दो। क्या किसान इसमें कुछ गलत कह रहे हैं? हमें जी क्या चाहते आप? हम भी। लेकिन आलोक वर्मा, आप जो कह रहे हैं कि हमने कहीं पर भी रास्ता रोक नहीं रखा है, चिल्ला बॉर्डर से लगा करके टीकरी और सिंगू बॉर्डर पर लगातार जाम की स्थितियां पूरी तरह से जाम है और लोगों को परेशानी तो हो ही रही है। खैरा साहब कह रहे हैं हमने प्रदर्शन से किसी को नहीं रोका, लेकिन संभल के किसानों ने कहा है और बाकायदा जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है, 50-50 लाख के बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं उन किसानों से जो प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। सीआरपीसी के 107, 116 की तामील करवाने के लिए नोटिस भेजने का जिक्र उप जिलाधिकारी की तरफ से किया गया। जगह जगह बैरिकेडिंग लगा करके किसानों को दिल्ली आने से रोका गया, यह भी बात सच्चाई है। लेकिन राम प्रताप सिंह, आप ये बताइए, दोनों के पक्ष आपने सुने। एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा विपक्ष गुमराह कर रहा है। वो लोग जिनको भारत के विकास से ईर्ष्या हो रही है वो यहां पर इस तरह की स्थितियां पैदा कर रहे हैं। जी धन्यवाद हेमंत। मैं
कुछ अहम बातें कहना चाहूंगा। आज के सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन आए हैं उसमें 3 मुख्य बातें उन्होंने कही हैं और मैं कोट अनकोट जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बात कही वो मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि the government has not been successful in negotiations with the farmers and we don't foresee any success in future meetings. उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सरकार किसानों से बातचीत करने में विफल रही है और उनको आगे भी इसमें कोई सफलता मिलने की आशा नहीं दिखती। नंबर 2, government will not take any action to implement these farm laws till the court takes a final decision. इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि कोर्ट ने फार्म लॉज पे स्टे लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि सरकार इनको इम्प्लीमेंट तब तक नहीं करेगी जब तक कि कोर्ट उनको फर्दर डायरेक्टिव नहीं देती है। नंबर 3, तो उन्होंने प्रपोज किया है कि एक फार्मर कमेटी बनाई जाए जिसमें कि एग्रीकल्चर के जानकार लोग बैठे, जितनी 30 फार्म यूनियंस हैं उन सब की प्रतिनिधि रखें और उसके बाद वो जब किसी नतीजे पे पहुंचे तब जो है कानून में अमेंडमेंट हो। ये बात उन्होंने आज कही। तो ये इन वन वे आई वुड से कि कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि गवर्नमेंट जो है सक्सेसफुल नहीं रही है इम्प्लीमेंटेशन और नेगोशिएशन करने में और इसकी वजह से ये आज जो पोजीशन है, ये जो इम्पास है, ये इसकी वजह से है। तो दैट इज माय पॉइंट एंड इस पे मैं चाहूंगा कि खेरा साहब रिस्पॉन्ड करें। जी खेरा साहब जवाब दीजिए। पहली चीज तो आप आपको आप करेक्ट कर लीजिएगा, स्टे नहीं है और कॉर्पोरेट फार्मिंग पंजाब में 15 साल से चल रही है। प्लीज क्लियर योरसेल्फ नाउ। Just for your information, I am telling you that this practice has been going for last more than 15 years in पंजाब में 15 साल। नहीं कर रहा हूँ इसमें और ठीक है, साल से क्या हाँ, आज नहीं चल रही, बराबर चल रही है। बिल्कुल इस बात पर खेरा साहब मैं आपकी सहमत हूं कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में लागू हुई और तब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में चल रही है। लेकिन वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कृषि कानूनों को होल्ड करने के लिए सरकार तैयार है। अगर इतना हंगामा मचा हुआ है, इतना बवाल मचा हुआ है, किसान लगातार सड़कों पर है, तो क्या सरकार इसे होल्ड कर सकती है? सरकार होल्ड कर, मैं कह रहा हूं ये कानून पंजाब में 15 साल से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों में अभी भी चालू है कॉर्पोरेट फार्मिंग। सरकार गन्ना किसान और तीसरी एजेंसी, इन तीनों के बीच में कॉर्पोरेट फार्मिंग कब से चल रही है गन्ना की, तभी तो सरकार बीच में आती है पेमेंट के बीच में। ये पंजाब में 15 साल से चल रही। पंजाब कितना रईस हो गया है, वो कॉर्पोरेट और नॉन आप कह रहे स्टे कर दिया है। अरे उन्होंने कहा कि ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आदेश नहीं मानेंगे? क्या और दूसरा मतलब हो सकता है? इसमें अरे किस सरकार में ये हिम्मत कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश न माने? सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश नहीं किया है। जो आदेश किया है कि आप कमेटी बनाए, हम तैयार हैं। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। पहले भी कमेटी आपसे बैठ के रोज बात कर रहे थे। जो पढ़ के सुना रहा हूँ, लिखा है। करे राम प्रताप जी पहले आप सुन लीजिए, विजय खेरा को सुन लीजिए, उसके बाद मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा। वापस ले लो जी, खेरा साहब बताइए। तब हटेंगे तो चर्चा क्या होनी फिर? अगर ये जिद है आपकी कि कानून वापस ले लो तो किस चीज की चर्चा होनी है? किस लिए मिलना है हम लोगों को? मिलने की आवश्यकता क्या है? अगर आपकी ये जिद है कानून वापस ले लो, पहले आपने कहा आपकी आपत्तियां थी एमएसपी के ऊपर, आपकी आपत्तियां थी टैक्स पे करने के लिए मंडियों पे, आपकी आपत्तियां थी कि आपकी जमीन सुरक्षित नहीं है, किसानों को बरगरा बुला के ये कह दिया गया कि आप मजदूर बन जाओगे अपनी ही जमीन पे, जो सफेद झूठ है। तो इस तरह की जो आपकी आपत्तियां थी बैठ के हम दूर करने को तैयार है। 9 संशोधनों के लिए भी तैयार हो गए। और भी कोई संशोधन जो आपकी सुरक्षा प्रदान कर सकता है, जिसकी आपकी संतुष्टि होती है, सरकार उसके लिए बात करने के लिए तैयार है। उस पर किसी नतीजे पर होते हैं हम वो भी मानने को तैयार हैं। आप बोले कानून वापस ले लो, ये कोई बात हुई साहब? हम जिन किसानों की दशा सुधारना चाहते हैं आप उसको और बिगाड़ना चाहते हैं, अब वही पद्धति लागू करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में 2019 के में थे कि हम ये एपीएमसी को खत्म करेंगे, खत्म करना हमें चाहिए। आज बदल गई। यही केजरीवाल ने नोटिफिकेशन किया है इसी कानून का, यही केजरीवाल आज जाके उसको फाड़ रहे हैं। लेकिन खेरा साहब जो स्थितियां बनी हुई है वो वाकई चिंताजनक है। लेकिन बातचीत तो होनी चाहिए, बातचीत तो होनी चाहिए और रास्ता भी बातचीत के माध्यम से ही निकलेगा। मैं एक बार दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी जी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि अब देखिए मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, पारंपरिक जो खेती है उससे हमें
अत्याधुनिक संसाधनों के साथ खेती करने की जरूरत भी है। लेकिन त्रिपाठी साहब, बदलते युग में हमारे किसान के लिए कितना जरूरी है कि वो अपने पारंपरिक तरीकों को छोड़ करके मॉडर्न तरीके से खेती करें, और उससे कितना बदलाव होगा? अवेयर होने की एक्चुअली गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं, अब मेरा ना कोई पॉलिटिकल व्यू है, ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बट मेरा ये मानना है कि कोई ऐसी पार्टी आई है जिसने ये चीज सुधारने की कोशिश की है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग इज कि इस बिल में भी कुछ टेक्निकली चीजें ऐड हो सकती हैं, क्योंकि आप ये जानते हो कि एमएसपी कैसे डिसाइड होता है। एमएसपी डिसीजन का एक फॉर्मूला है, उसके हिसाब से जो सरकार के पास डेटा होता है, डिमांड होती है, उसी हिसाब से एमएसपी को डिसाइड किया जाता है। बट इवेंचुअली मेरे हिसाब से सरकार के पास सही डेटा होता ही नहीं है। यदि सरकार के पास सही डेटा होगा तो सरकार सही एमएसपी लेकर आएगी। और एमएसपी लाने का कारण, आप इस चीज को ध्यान दीजिए, 3 वर्ड को ध्यान दीजिए, टर्म को ध्यान दीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है कि इस पे सरकार सपोर्ट कर सकती है। सरकार कॉन्फिडेंट नहीं है दैट दे कैन बाय बैक ऑल द क्रॉप्स यू हैव, ठीक है। इस जगह पे यदि सरकार मिनिमम रिटेल प्राइस लेकर आएगी, और मिनिमम रिटेल प्राइस तब लेकर आएगी जब सरकार खुद डेटा पे कॉन्फिडेंट होगी। सरकार के पास प्रॉपर डेटा नहीं आ पाता है। किसानों को टेक्निकली अवेयर होने की जरूरत है, किसान और सरकार को प्रॉपर टेक्निकल डेटा लेने की जरूरत है, और सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस से मिनिमम रिटेल प्राइस पे शिफ्ट होने की जरूरत है। अब मेरा मानना है कि यदि आपने मिनिमम रिटेल प्राइस को अप्लाई किया तो जो आपके फार्मर्स हैं उनको कहीं से भी इस चीज की कोई समस्या नहीं रह जाएगी कि आप मुझे लिखित में दीजिए। कोई लिखित में देने की या किसी भी ऐसी चीज की जरूरत नहीं हो जाएगी। मिनिमम रिटेल प्राइस आने के बाद सरकार किसानों को वो संतुष्टि दे देगी कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू आपके पास आ रहा है तो उस साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसके मिनिमम रिटेल प्राइस पे होगा। अब मिनिमम रिटेल प्राइस पे होने के बाद उसके ऊपर का जो भी मार्केट की डिमांड होती है, उसके ऊपर जब कोई फसल का दाम बढ़ता है तो किसान का फायदा है, नुकसान नहीं है, और इससे सरकारों को भी नुकसान नहीं है। इसमें जिन टेक्नोलॉजीज का यूज करने में सरकार अभी बहुत पीछे है बाकी कंट्रीज से, वो है ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी। यदि आप ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी का गवर्नेंस के थ्रू यूज करते हैं तो आप सरकार से, फार्मर्स से सरकार के पास डेली, वीकली, मंथली अपडेट ले सकते हैं, उसकी जो फसल ऑनगोइंग चल रही है उसकी क्या स्टेटस है। राइट नाउ जो भी खेती हो रही है वो खेती जितनी भी पुरानी पद्धतियां हैं उसके थ्रू हो रही है। अब सरकार जिन चैनल्स के थ्रू ये ऑर्गेनिक फार्मिंग या एडवांस फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करना चाहती है वो भी तरीके अभी बहुत पुराने हैं। यदि सरकार ने किसी मतलब मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, वो आती है कहती है कि आप हमारे लिए ये पोटैटो की क्रॉपिंग करो, ये स्पेशल पोटैटो है जिसका जो सीड है हम आपको दे रहे हैं, इसकी ये कॉस्टिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब किसान ने खरीद लिए, किसान ने बीज बो दिया, उसके बाद क्या हुआ, जो क्लाइमेट था वो अचानक से चेंज हो गया। क्लाइमेट चेंज होने के बाद जब आप किसान के फाइनल क्रॉपिंग के आएंगे, रीपिंग पे आएंगे, तो आप देखेंगे किसान के पास वो एक्सपेक्टेड क्रॉप नहीं है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ है कि जितनी क्रॉप होगी उसको X दाम पे वो खरीदेंगे। सरकार के पास जो डेटा था उसने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो कर दिया, बट उसका कॉन्ट्रैक्ट में कोई रूल नहीं रहा, और जो किसान है वहां पे फेल हो गया, और वो फिर से या तो इधर बढ़ेगा कि वो सुसाइड करेगा, या फिर वो क्या करेगा कि अभी ठीक है नेक्स्ट टाइम देखेंगे, और लोन लेकर के अपने ऊपर और लोन बढ़ाएगा। ये छोटे किसानों की बात है। अब मुझे नहीं पता ये आईफोन लेकर रह रहे वाले किसान, पता नहीं सच में किसान है या नहीं है, लेकिन मैं तो किसान का बेटा हूँ, तो जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से बात तो यही सही है कि आप किसानों की मूलभूत समस्याओं को भी समझिए, और जो लोग वहाँ सो कॉल्ड किसान वहाँ पे जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी इस सरकार के साथ एक समझौते पे आना चाहिए, ना कि एग्रेसिव हो करके सरकार और बाकी चीजों में व्युत्क्रम पैदा, मतलब एक व्यवधान पैदा करना चाहिए। आलोक जी, त्रिपाठी जी की बातों से सहमत हैं आप? आलोक जी, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं, त्रिपाठी जी ने जो कहा है उससे सहमत हैं आप? किसान को और ज्यादा विकसित होने की जरूरत है, और ज्यादा अच्छा सोचने की जरूरत है, और जो तकनीक आ रही है उसका भी सहारा लेने की जरूरत है।
तो लगता है आलोक जी तक आवाज नहीं जा रही, उसको ठीक करवाते हैं। लेकिन राम प्रताप सिंह इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके बाद मैं एक टिप्पणी लूंगा खेरा साहब की इस पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। यस, किसान को टेक्निकली एम्पावर करना होगा, किसान को फाइनेंशियली एम्पावर करना होगा, और ये रोल गवर्नमेंट का है, ना कि प्राइवेट सेक्टर का, नंबर वन। तो इस बिल में और इन लॉज में कहीं भी फार्मर को एज अ कोऑपरेटिव एम्पावर करने की बात नहीं कही गई है। ये कहा गया है कि हाँ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, वो प्राइवेट सेक्टर जब इन्वेस्टमेंट करेगा उससे फार्म सेक्टर ग्रो करेगा, उससे इकोनॉमी ग्रो करेगी, और उससे हमारा किसान जो है आगे उन्नति करेगा। तो ये दो बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच हैं, जो कि और भारत में कोऑपरेटिव अप्रोच सक्सेसफुल रही है। चाहे आप अमूल का एग्जांपल देखिए या और अन्य कोऑपरेटिव का एग्जांपल देखिए, लेकिन कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर जो इन फार्म लॉज की वजह से आने वाला है, उससे न तो किसान सहमत है और न ही कोई एग्रो इकोनॉमिस्ट सहमत है। कमिंग बैक टू व्हाट खेरा साहब वाज सेइंग, जो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है ये, कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कि गवर्नमेंट नॉट टू टेक any action to implement these laws till the final decision is taken by the court। अब इसका मतलब यह है सिंपल शब्दों में कि जब तक कोर्ट फाइनल इंस्ट्रक्शन नहीं देगा ये बिल इंप्लीमेंट नहीं होंगे, वो चाहे 6 महीने लगे, चाहे 1 साल लगे, चाहे 10 साल लगे। तो और दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आलोक साहब ने कही कि देखिए 14 मुद्दे थे हाइपोथेटिकली, उसमें से 12 मुद्दों पे तो सरकार अब चेंज करने को तैयार है, तो वो 2 मुद्दे ही क्यों ना जो रास्ता सुप्रीम कोर्ट सुझा रही है कि एक अच्छी कमेटी जिसमें सारे एग्री इकोनॉमिस्ट, एग्री साइंटिस्ट, किसान यूनियन के लोग, सरकार के लोग, फाइनेंशियल एक्सपर्ट बैठे और एक ऐसा मॉडल कानून तैयार करें कि हमारे देश के लिए मौका है कि एक ऐसा मॉडल कानून तैयार हो जो हमारे आगे वाली पीढ़ियां उससे जो किसान जो है लाभान्वित हों। देश की आधी पॉपुलेशन का मामला है, 60 करोड़ किसान है भारत में, तो इसलिए इसमें कोई राजनीति ना करते हुए सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की बात सुननी चाहिए। जी त्रिपाठी जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? लोगों को आपने ऐड किया है, वो लोग आपको एट द एंड ऑफ द डे वही डिसीजन ले आकर के देंगे जो कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव होगा, और या कहीं ना कहीं उनके अंदर अपना एक अलग ही इंटरेस्ट होगा। मेरे हिसाब से यदि आपको करना है तो आपको जनरल कंसेंसस लेना चाहिए, और जनरल कंसेंसस में भी अगेन मैं कहूंगा कि आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, ना कि आप एक बात बताइए, हर किसान की जो कंडीशन है वो हर किसान की कंडीशन अलग है। यदि आप एक नेता को बनाकर लेकर जाएंगे तो सर सारे किसान नहीं रह सकते। आप सारे किसानों को अगर आगे लेकर चलना चाहते हैं तो आप जनरल कंसेंसस लीजिए, ना कि आप इस समय एक कमेटी बना दीजिए जिसपे और 1-2 साल काम हो और 2-4 साल बाद बिल आए, फिर 2-4 साल बाद। लेकिन त्रिपाठी साहब ये भी जरूरी है कि जिनके लिए बिल बनाया जा रहा है, जिनके लिए कानून बनाए जा रहे हैं, कम से कम उनकी एक एक्सपर्ट कमेटी हो, उससे राय तो लेनी चाहिए। और खेरा साहब इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि राम प्रताप सिंह जी ने भी सवाल उठाए हैं और त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि सरकार के पास डाटा ही नहीं होते जो सरकार कानून बनाती है, और इसी की वजह से इस तरह के कानून जो है आखिरी किसान तक नहीं पहुंच पाते हैं। एमएसपी को लेकर के उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है। एमएसपी की जो चर्चा कर रहे हैं ये, उसका एक सेट फार्मूला है जिसमें ए टू जेड हर चीज शामिल की जाती है। आज की बात नहीं है, एमएसपी जब डिसाइड हुआ तब उसमें भले 1.5 गुना हमने दिया, ये अलग बात है, उसके पहले भी एमएसपी था, वो 1.5 गुना नहीं देते थे, लेकिन एक फार्मूला बना हुआ है के बाद डीजल वीजल, इसके बाद किसान की मजदूरी भी उसमें शामिल की जाती है। ये बता दूं मैं आज कि जो किसान खेत पे काम करता है खुद अपने खेत पर, उसके भी वर्किंग आवर्स भी इंक्लूड होते हैं उसमें, उसके बाद ही एमएसपी डिसाइड होती है। साहब मेरा इसमें थोड़ा सा जोड़ना है कि क्या इसमें जो एमएसपी का निर्धारण होता है, फिलहाल इसमें जो स्वामीनाथन कमेटी ने C2 की बात की थी, जिस जमीन का आप जिक्र कर रहे हैं, उस जमीन का मूल्य, उसका किराया और साथ ही साथ जो लागत खेती में लगाई है पूंजी किसान ने, उसका ब्याज का भी जिक्र है। क्या उसके आधार पर एमएसपी का निर्धारण होता है? एमएसपी का निर्धारण बिल्कुल जो सिस्टम में बना हुआ है उससे एक चीज घटाई नहीं गई है, सब बढ़ाई गई है। क्योंकि और दूसरी बात उन्होंने जो उठाई उसके साथ आप बोल लीजिएगा, अभी तक एमएसपी का निर्धारण। एक मिनट, अगर उसमें भी किसी को कोई शिकायत है और आप बात उठाते हैं कि इसको ऐसे करिए, तो हम खुले हैं बात करने के लिए। उसमें किसने मना किया? कब मना किया कि हमने जो तय कर दिया वही फाइनल है। ठीक करें त्रिपाठी जी, 1 मिनट।
मैं आ रहा हूँ आपने सर। कहा, आपने अभी ये कहा कि एक ब्याज का भी, लोन के ब्याज का भी उसमें आप जिक्र है। बीच बीच में अगर बीच में बातें होंगी तो बहुत सारी बातें बिगड़ जाएंगी। प्याज का सर तय क्या किया है, आपका 30 अभी सेकंड पहली दूंगा, बार तो तय 30 हो सेकंड नहीं दूंगा, पाई। आप मुझे 30 एक मिनट सेकंड त्रिपाठी जी को एक बार जी, सुन लेते हैं, उसके बाद मैं 30 आपके सेकंड पास आ रहा सुनिए। हूँ। एक मिनट दो खैरा चीजें साहब। सर, मैंने कहा था आपसे किसान ऐसे ही को, होगा डिबेट में, अगर बीच बीच में 17 लोग बोलेंगे। जी बोलिए। किसान को ब्याज देना ही क्यों आपने पड़े, जो प्रश्न उठाए थे ये दो, पहली चीज। उनका जवाब सुनिए ना। सुन लीजिए त्रिपाठी जी, सर, पहले खैरा साहब को बात सुन लीजिए। 30 चलिए सेकंड सर। विजय खैरा जी, चलो विजय ठीक खैरा है, जी अपनी किसान बात पूरी सुसाइड कीजिए, करता है। अपनी बात पूरी कीजिए विजय जी। हाँ, इतनी बड़ी बात उन्होंने अभी उठाई थी, किसान जी। सुसाइड करता है। क्या हम उसको ऐसे ही छोड़ दें बिना बात करे उस पर चर्चा किए हुए? हम इतने इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि एक बात त्रिपाठी जी ने उठाई और हम आगे बढ़ जाएं उस पर। किसान का सुसाइड एक बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है, हमें दर्द होना चाहिए उसका। जो दर्द नहीं था वो 70 साल से, वो दर्द है हमको, इसीलिए हम उसको दूर करना चाहते हैं। किसान सुसाइड जब करता है जब उसकी फसल बर्बाद होती है, जब वो कर्जे में डूबता है, जब उसके पास खाने को दाने नहीं होते हैं, तो उसको रोकना इसीलिए है। इसमें कॉर्पोरेट और किसान का क्लैश तो है ही नहीं कहीं पर। अगर उसकी फसल तय हो गई है तो ओलावृष्टि हो कुछ भी हो, कम से कम किसान को खाने को तो मिलेगा और उसकी जमीन सुरक्षित है। एक बात आपने फैला दी साहब, जमीन पे कब्जा कर लेंगे। अरे मेन बात पे आइए, किसान जिस पर बरगलाए गए हैं, 20 इंटरव्यू टेलीविजन वालों ने लिए हैं किसानों के। उन्होंने कहा कि साहब हम तो इसलिए आए कि मेरे को जमीन में मजदूर बना देंगे ये। इसी में भीड़ में से अभी जो किसानों से पूछा गया, उन्हें पता ही नहीं है। ये नेता लोग बरगला के राजनीति करके उन लोगों को ले आए हैं, झूठ बोल बोल के। हमको ये बता दीजिए, अगर जमीन का उनका जाने का खतरा है, हम अभी सरेंडर करने को तैयार हैं। आप प्रमाणित कर दीजिएगा कैसे जमीन जाएगी। हम इसके लिए तैयार हैं कि किसानों की फसल कोई खा जाएगा। हम खाली ये चाहते हैं, मंडी पे क्यों मजबूर कर रहे हैं उनको गिद्धों की तरह खाने के बेचने के लिए? एमएसपी जब खत्म हो जाती है उनको फ्री तो बेचने दो, मंडी तो बेचेंगे ही, एमएसपी तो चलेगी जी। क्या एतराज है? ठीक है आलोक जी। आलोक जी आप सुन रहे हैं जो विजय खैरा ने कहा? जी, आवाज मेरी आ रही है आपको ना? हाँ बोलिए। देखो हेमंत जी, विजय खैरा साहब ने जितनी बातें कही, ठीक है, आपने भी उसको सुना होगा, करोड़ों लोगों ने भी सुना होगा। विजय खैरा साहब किसानों को कौन से चश्मे से देख रहे हैं जो बता रहे उसके पास खाने को अनाज नहीं है? अरे खैरा साहब, मैं आपको बता दूं, इस कोरोना काल में जब सारे आपके उद्योग धंधे बंद हो गए तो कृषि ही एक ऐसी थी जिसने आपको जिंदा रखा। और किसान के पास खाने को कभी नहीं खत्म होता है। खैरा साहब सुन लीजिए। बिल्कुल सही। अरे भाई सुनिए, किसान के पास खाने को कभी नहीं खत्म होता है। खत्म होगा तो सरकार के पास खत्म होगा। और देखो, आपकी जो गलत नीतियां है ना, उसके कारण किसान कर्जदार हो गया। आपने कहा बजट जब लेके आए तो आप किसान के नाम पे रेल चला रहे थे, किसानों को आप बाजारों से जोड़ रहे थे, उनको जीरो बजट की खेती का फार्मूला दे रहे थे। अच्छी बात है भाई। फिर कहीं कह देते हो कि आप जो है इसको जैविक खेती बना दो। उसके बाद आप एकदम से कोरोना में आकर के उनके ऊपर 3 बिल लाके, इन्होंने कहा 3 बिल। हेमंत जी, आप खैरा साहब से ये पूछ लो कि ये जो 3 बिल लेके आए, देश में अभी तक जो सरकारी रिपोर्ट है उसके अनुसार देश के किसानों को 6 से 8% ठीक लाभ मिल पाता है, जो सरकार खरीद करके गरीबों में बांटती है। बाकी 92% अनाज ऐसा होता है जिसको निजी क्षेत्र में व्यापारी खरीदता है। भाई, हमारा कहने का मतलब है कि जब आप एमएसपी को गारंटीड कर दोगे तो चाहे किसान मंडी में बेचे, चाहे आड़ती के पास बेचे, चाहे किसी बिचौलियों को बेच दे, उसको 1868 धान की बात मिले। और जैसे इन्होंने कहा कि हमारी जो सरकार है वो फसल के दाम, उसमें किसान की वर्किंग आवर, तो ये दुनिया भर की सारी चीजें, आप हमें धान का बता दो, गेहूं का बता दो, कोई एक फसल बता दो जिसमें आपने किसान को हिसाब से एमएसपी तय। आपकी सरकार आने से पहले एमएसपी क्या थी? आपने 1.5 गुने में कितना जोड़ के दे दिया। भाई, पहले तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें नहीं लागू थी ना। आपकी सरकार आने के बाद कोई एक मुझे ऐसी फसल बता दो जिसमें आपने स्वामीनाथन के हिसाब से फार्मूला जोड़ करके किसान की मेहनत, डीजल और सारी चीजें। डीजल आपने कहां से कहां बढ़ा दिया? मैं आपको बताऊं, 1868 का धान जब आपने इस पे 88 रुपए बढ़ाए थे, 58 रुपए बढ़ाए थे, उसके पहले आपने डीजल पे 13-14 रुपए लीटर बढ़ा दिया। ठीक, खाद के दाम बढ़ा दिए, डीएपी के दाम बढ़ा दिए। खैरा साहब, आप ये बताओ 2022 में किसानों की आय दोगुनी करोगे तो आज इस चैनल पे इंडिया वाइज
इंडिया न्यूज पे आप बता दो, क्या 2022 में ये जो ट्रैक्टर आज 5 लाख का है, 5 लाख का बिकेगा? जो डीएपी आज 1200 रुपए वही बात आलोक जी खेरा साहब कह रहे हैं कि हम तो इस बात को लिखित में देने के लिए तैयार है कि एमएसपी बरकरार रहेगी। समस्या कहाँ है? सब लोग यही तो कह रहे हैं कि आखिर समस्या कहाँ है? देखो, समस्या ये है कि आपने, खैरा साहब ये बताओ कि आप किसानों के लिए बिल लेके आए, आपने कौन से किसान संगठन से बात कर ली, किस किसान से बात कर ली कि हम, आप जीएसटी लेके आए थे, आपने व्यापारियों से बात किया कि भाई हम जीएसटी लेके आ रहे हैं? ये वही मोदी जी हैं जो जब विपक्ष में थे जीएसटी का विरोध कर रहे थे, अपनी सरकार आई तो जीएसटी को लगा दिया। और आप बताओ, डंकल प्रस्ताव जब आया था तो उस पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने टिकैत साहब के साथ मिलकर के उसका विरोध किया था। और आज बताओ कौन सी ऐसी, भाई किसान के लिए आप कोई बिल लेके आ रहे हो, आपको किसानों से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और उसके बाद जब आप जबरदस्ती बिल ला के ले आओ, आप ये बताओ हेमंत जी कि अगर सरकार कोई भी कानून लाती है तो उसके लिए आपत्ति करती है। इन्होंने कौन से जिले में या कौन से प्रदेश के किसानों से आपत्ति मांगी कि हम ये 3 बिल लेके आ रहे हैं? उसके पहले का खाका तो कुछ पता नहीं था। विजय खेरा से इसका जवाब देते हैं। विजय खेरा, लगातार ये बात तो उठती है कि आखिरकार अगर आपको कानून बनाना था, अध्यादेश के लाने के जरिए लाने की जल्दी इतनी क्या थी? खेरा साहब वो ये पूछ रहे हैं कि आपने कौन से किसान संगठनों के साथ, कौन से लोगों के साथ खुले तौर पर आवेदन मांगे और पूछा कि हम एक कानून बना रहे हैं, वो सही कैसे होना चाहिए देश के किसान के लिए? पहली चीज तो ये है कि हमको हर चीज में जल्दी है। हम हिंदुस्तान को उठा के विश्व के पटल पर खड़ा कर देना चाहते हैं। हमें हर सेकंड हर मिनट जल्दी है। सिर्फ कानून की बात नहीं है, चाहे रोड बनाने की हो, चाहे अस्पताल खोलने की हो, चाहे शौचालय बनाने की हो, हम तो जल्दी में हैं। मोदी जिंदा है, चाहे 370 हटाने की हो, चाहे सीए बिल की हो, हम इंतजार नहीं करेंगे। हमें हर दिन सुनहरा भविष्य बनाना है देश का। दूसरी बात अभी हमसे कह रहे थे कि किसानों के पास सब कुछ है, खाने को है। एक्चुअली क्या, सच से लोग जब भागते हैं तभी ये समस्याएं पैदा होती हैं। ये वही भारत है, ये वही सरकार है जिसके नुमाइंदे शायद अभी बैठे हुए हैं, जो ये कह रहे हैं, जिसके सामने ये अभी तक इतने किसान आत्महत्याएं करते रहे। आज सरप्लस इसलिए है कि हमारी सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं। हमारे पास 2,60,000 टन चावल हमारे पास सरप्लस रखा हुआ है इस समय। हमारे पास हर फसल आज सरप्लस है, गेहूं सरप्लस है, चीनी हमारे पास 60 लाख टन सरप्लस है। ये कैसे हुई? पहले तो कभी नहीं होती थी, आज हो रही ना। तो किसानों ने आपको एक सेकंड नहीं एक सेकंड मेरी बात को सुन लीजिए। आपने बोलिए उस बात का पहले उत्तर पूरा सुन लीजिएगा, भारी गिरावट आई, आप फिर बाद में बोलिएगा। ये बीच में बोल के आपकी पुरानी आदत है, जैसे ही आप बीच विकेट पे आते हैं, आपका चेहरा बात करने लायक जब नहीं रहता है तो आप डिबेट खराब करने का काम शुरू करते हैं। ये पहली बार नहीं कर रहे आप। अरे आप बात से बात करिए ना, मेरी बात खत्म हो गई, जवाब दीजिए अगर हिम्मत। भाई कानून वापस कब लोगे? बता दो, कानून कब वापस लोगे? बताओ। कानून कभी वापस नहीं लेंगे, लिख लो, आप लिख लो। तो आप ये कानून वापस नहीं लेंगे। हमें दर्द सता रहा 99% गरीबों का, और तुम्हें एक साफ कर दिया। राम प्रताप जी विजय खेरा ने साफ कर दिया। सरकार भी पहले से करे, कानून वापस नहीं लेंगे। कमीशन खाने का सिस्टम किया है ना शुरू, ये बंद कर देंगे। बात कर रहे हो खेरा साहब? कांग्रेस 4 रुपए का आलू आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों को भड़काते हैं, भड़काते हैं। आप नहीं चाहते किसान की हालत खरीदते हैं और मंडी में 40 का बेचते हो। 38 रुपया कहाँ जा रहा है? ये किसान को लेने दीजिए ना मजा। डायरेक्ट ग्राहक को खरीदार से जुड़ने दीजिए, किसान को ग्राहक से जुड़ने दो, किसान को खरीदार से जुड़ने दो। ये बिचौलिए जो खा जाते हैं, राम प्रताप जी आपके सामने प्रमाण है ना, भाजपा की सरकार में प्रमाण है ना आपके सामने। मंडी खोर गिद्दना जो खा जा रहे किसान का पैसा खून चूस रहे हैं, उनको रोकेंगे सर, उन्हें रोकेगी सरकार। मोदी जी बिल्कुल नहीं मानेंगे इस बात के लिए। नहीं मानेंगे तो मेरा एक बात का जवाब दीजिए इसे। एक लाइन में हम नहीं पूछ रहे कुछ, चलिए छोड़िए। किसान की हो या सरकार, इतना बता दीजिए, दोनों को छोड़ना पड़ेगा। सच नहीं है सरकार भी टमाटर 2 रुपए किलो, सरकार है और बहुमत की सरकार है जिसे इस देश की जनता ने चुना है। किलो बिका बाजार में, किसान भी इस देश की जनता का हिस्सा है। किसने खाए? किसान को तो नहीं मिला ना। चलिए खेरा साहब ठीक है। राम प्रताप जी जल्दी से, राम प्रताप जी जल्दी से बोलिए। किसान कभी भूखा नहीं मरेगा। आलोक जी एक मिनट। हाँ, आपने एक बात कही कि किसान की इन बिल की वजह से किसी किसान की कोई जमीन नहीं जाने वाली है। अब मैं आपको एक स्टेटिस्टिक्स देता हूं। देश में 25 करोड़ ऐसे किसान हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है।
वो और किसानों से भेज पे और किराए पे जमीन लेते हैं और उससे खेती करते हैं। तो ये कौन है जिनकी जमीन पे वो खेती करते हैं? ये बड़े लैंडलॉर्ड हैं, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड जिनको कहा जाता है, जो दिल्ली, बॉम्बे, बड़े शहरों में रहते हैं, अपनी जमीन छोटे किसानों को, लैंडलेस फार्मर्स को रेंट पे देते हैं। ये बिल आ जाने के बाद जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो डायरेक्टली इन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड से अच्छे टर्म्स पे जमीन ले लेंगे और इन 25 करोड़ किसानों के पास जमीन उपलब्ध नहीं होगी खेती करने के लिए। इनकी भरपाई कहां से होगी? अब फिर इनके पास क्या चारा बचेगा? अपनी जमीन जिन पे ये भेज पे या अटाई पे काम करते थे वहां पे मजदूर बन जाएंगे मनरेगा की तरह। ये स्टेटिस्टिक्स है इस देश का, जवाब दीजिए इसका। जी ठीक है, ये हालत ये है। त्रिपाठी जी मैं एक बार ये खैरा साहब एक बार त्रिपाठी जी की टिप्पणी ले लूं, उसके बाद में आपके पास अच्छा, मुझसे, मैं समझा मुझसे जवाब नहीं मांग नहीं, रहे हैं आप। मैं जवाब उनका आपसे ही लूंगा, लेकिन पहले एक बार त्रिपाठी जी हाथ उठा रहे हैं काफी देर से, उनकी एक टिप्पणी ले लूं। त्रिपाठी जी, आपने जिन डाटा का जिक्र किया कि सरकार के पास डाटा नहीं, एक ये भी डाटा है कि जो खैरा साहब बता रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में 15 साल से चल रही है। ये भी सही बात है कि आज देश भर में अगर हम स्थितियां देखें, पंजाब के किसान पर सबसे ज्यादा कर्ज है। सर एक्चुअली यही ना कि बार बार सरकारों के द्वारा ये कहा जा रहा है जीरो बजट एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। यदि जीरो बजट एग्रीकल्चर को सही में बढ़ावा दिया गया तो आज किसानों को कर्ज लेने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब आप टेक्निकली सफिशिएंट नहीं है, आपने ल्यूक्रेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करके सिर्फ लुभाया और आप सब ने राजनीतिक, नॉट ओनली वन, ऑल ऑफ देम, अपने राजनीतिक जो एम थे, जो आपके गोल्स थे, वो आपने सिद्ध किए। असल बात में जैसा सर ने कहा अभी कि असल बात में कई अलग अलग किसानों की अलग अलग समस्याएं हैं। जो अब दूसरों के जमीन पे खेती करते हैं, जो उसे कहते हैं अद्धा, कहीं कहीं हर स्टेट में, हर जगह में वो बात बदल जाती है, ठीक है। जो वो लोग हैं उनका आपके इस बिल में कहीं भी जिक्र नहीं। इसका मतलब मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिल बेकार है। मेरा मानना है कि किसी भी सरकार ने बहुत ही अच्छी कोशिश की है, इस कोशिश को और आगे बढ़ाना चाहिए, बात करके इसमें चीजें ऐड करनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अब आधा आपने फसल, जो उस किसान की बात है, उस किसान को आपने कोई टेक्निकली एम्पावर नहीं किया है सर। यदि वह किसान टेक्निकली एम्पावर होगा तो उसको कल को सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा कुल मिलाकर पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट ये, यदि सरकार के पास, आपने कहा कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के हिसाब से हम एमएसपी तय करते हैं। आई एग्री, बिल्कुल आप सही करते हो और आपने सारी चीजें इंक्लूड कर रखी हैं। बट सर आप 0 into 0 करो, 0 into 100 करोगे तो 0 ही आएगा ना। इसका मतलब ये है यदि आपके पास डेटा ही 0 आ रहा है तो आप कैसे किसी भी उसका रेट आप तय कर पाओगे? जब आप किसी भी फसल को लेकर के टेक्निकली अवेयर नहीं हो, फैक्चुअली अवेयर नहीं हो, तो स्टैटिस्टिक आपके पास जब नहीं है तो आप कैसे एमएसपी तय कर सकते हो? मेरा कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है। और यह भी मेरा कहना है कि यदि आप एमएसपी कहते हो तो ये इसीलिए कहते हो क्योंकि आपको भी पता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप एमएसपी के लिए सही से डेटा ले आ पाओ। आपको फिर भी टेक्निकली अवेयर होना पड़ेगा, नई लोगों को आने देना होगा। सरकार में जो कानून बनते हैं, जो आप सरकारी वेबसाइट्स को उठाकर देख लीजिए सर, और एक प्राइवेट कंपनी की वेबसाइट को उठा के देख लीजिए, यू विल फील द डिफरेंस कि पुरानी जो वेबसाइट्स है उनको किन लोगों ने बनाया है, उनमें कौन से इंजीनियर्स बैठ करके काम कर रहे हैं, और जो वेबसाइट्स ऑलरेडी जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, छोटे छोटे लोग आ रहे हैं, एक फ्रीलांसर को उठा करके आप देख लीजिए, वही वेबसाइट वो इतना बढ़िया बना के देगा कि सरकार की वो जो वेबसाइट है वो वर्ल्ड क्लास लगेगी। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप नए लोगों को टेक्निकली इसमें एंटर करने दें, चीजों को सही डेटा के अनुसार फिक्स करें, ना कि पॉलिटिकली एजेंडे के साथ। दैट्स इट। ठीक है त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आता हूं और खैरा साहब आपके पास भी आता हूं, लेकिन वर्मा जी आपकी एक टिप्पणी इस पर चाहता हूं। आलोक वर्मा, इस पर कुछ जोड़ना चाहते हैं? इससे आप सहमत हैं जो दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी कह रहे हैं? जी आलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन खैरा साहब इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। सबसे अहम बात तो ये कही है त्रिपाठी जी ने कि सरकार के पास डाटा नहीं है, एमएसपी कैसे आखिरकार निर्धारण करेंगी और कैसे आखिर किसान को फायदा होगा, ये अभी समझ से बाहर है, उस पर काम ही नहीं किया गया।
कि डाटा नहीं है, बिना डाटा के कभी कोई काम नहीं होता है। इतना सारे डिस्कशन होता है, फिर भी हमने ये कहा था कि एमएसपी के ऊपर अगर कोई सुझाव है किसानों का, किसानों की यूनियन का, किसानों के रिप्रेजेंटेटिव का, तो सरकार उस हर सुझाव के लिए आपसे बातचीत करके उसको सुधार में करने के लिए तैयार है। क्या दिक्कत है इसमें? ये तो समस्या है ही नहीं। एमएसपी के ऊपर आप जो भी सुझाव दे रहे हैं, मंडी के ऊपर आप जो भी सुझाव दे रहे हैं, उन पर हम विचार विमर्श करने को तैयार हैं, जहां जहां आवश्यकता होगी मानने के लिए भी तैयार है। ये तो विषय है ही नहीं। विषय विषय वो है जो अभी ये कह रहे थे कि साहब किसानों की हालत तो बहुत अच्छी है, यानी मतलब टीवी पे भी कहने में किसी को शर्म नहीं आती है। बनते हैं नुमाइंदे, कहते हैं किसानों की हालत बहुत अच्छी है, सब कुछ जानते हैं। और किसानों की जहां तक जमीन का सवाल है, ये तो साहूकार लोग खा गए ना 60 साल में। हम और आप अच्छी तरह जानते हैं, गांव में 5, 4, 3 एकड़ वाला किसान आज आधे एकड़ बचा है, आधे मजदूर हो गए उसी जगहों पर। क्यों हो गए? कि उन्हें वक्त जरूरत पर जब उनकी फसलें खराब हुई, वाल, ओलावृष्टि, सूखा फूका जो भी कारण से, तो उन्होंने तुरंत कर्जा लिया नीचे साहूकार से, लोकल स्थानीय। और कर्जा लेने के बाद चुका नहीं पाए, फिर जमीनें उनकी चली गई। इसी तरह धीरे धीरे जमींदार या जो बड़े लोग जिनके पास पैसा था 20 एकड़, वो जमीनें उनकी चली थे, वो किसान इस तरह से गरीब होते चले गए हैं। हमें उनको रोकना है, उनको पैरों पे खड़े करना है। आखिर वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे जब किसान के, और हमारी फसल उन्हीं खेतों से दुगनी होगी, उन्नतशील बीजों से, नई आधुनिकीकरण मशीनों से, तब तो देश दुगना खड़ा होगा, तब तो किसान की दुगनी आय होगी। अगर हम ऐसे ही बैठे इसको समझ। तीसरी बात यह है कि लोकसभा में जो लोग चुन के आते हैं, देश में बड़े भारी वाले और कम भारी वाले किसान अलग अलग हम उससे देख रहे हैं, और ये देखना भी चाहिए। छोटे किसान, बड़े किसान, जिनका जिक्र त्रिपाठी जी कर रहे थे, मैं आलोक जी से थोड़ा सा, उनको जल्दी है, उनका एक कमेंट ले लेता हूँ। खैरा साहब, इसको हम जारी रखेंगे लगातार। आलोक जी। जी हेमंत जी, मैं आपको बताऊं कि खैरा साहब ने जो बताया अच्छी बात है, ठीक है, इनकी सोच में किसान है, लेकिन धरातल पे नहीं हो रहा। हेमंत जी, मैं आपको बताऊं कि ये अगर एमएसपी की बात बता रहे हैं, तो एमएसपी इन्होंने सबसे पहले सरकार ने 1967 में हमारा गेहूं खरीदा था 76 रुपए कुंटल, ठीक है। और 76 रुपए कुंटल के बाद वहां पर डीजल था 52 पैसे लीटर और सीमेंट था 5 रुपए कट्टा, ठीक। अब आप देख लीजिए कि महंगाई वो कहां तक चली गई, यहाँ कहां तक। अगर आप वाकई में किसानों को अच्छा कर, 1967 को ले लो, जिस दिन सरकार ने पहली खरीदारी की थी, जिस वर्ष में, उसको आप बेस ईयर मान लो, उसके हिसाब से खरीदारी हमारे फसल के दाम तय कर दो। भाई डीजल का दाम बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक आ गया। 76 रुपए कुंटल हमारे गेहूं का दाम था। उस समय सोना था 52 रुपए तोला, जिसमें 12 ग्राम होते थे। मतलब किसान अपना 3 कुंटल गेहूं बेचने के बाद गेहूं उसके पास पैसे भी बच जाते थे और 1 ग्राम सोना भी आ जाता था। ठीक है कि महंगाई की दर से, आलोक जी, जिस दर गति से महंगाई बढ़ी है उस गति से एमएसपी नहीं बढ़ाई गई, ये समस्या तो है, और इसको पूरा देश देख पा रहा है, समझ पा रहा है, हर कोई देख पा रहा है इसको। लेकिन अब मैं उस पर मुद्दे पे आता हूँ। सीधा सवाल यही है कि सरकार करिए कि हम बदलाव करने के लिए तैयार है, सरकार करिए कि आप हमसे बातचीत कीजिए, आइए बैठिए हमारे साथ। और बाकी ये भी कहा गया कि बातचीत होगी कैसे? जब आप मीटिंग में जाते हैं और ये तख्ती लेके जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है, कहते हैं कि कानून वापस लो, बस इस कानून रद्द करो, तो बातचीत होगी कैसे? और जो डेडलॉक चला रहा है वो टूटेगा कैसे? 7 दिन से डेडलॉक है, बात कैसे बनेगी? सबसे बड़ा सवाल यही है, और लगातार इस सवाल को हम पूछ रहे हैं। हेमंत जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब जब सरकार ने बुलाया तब तक हम लोग गए, और सरकार ने वहां पे देखिए, कानून आने के बाद किसानों ने कम से कम हजारों चिट्ठियां प्रधानमंत्री जी को लिखी, मुख्यमंत्रियों को लिखी, और इस बात के लिखी कि ये जो बिल आप लेके आए हैं इसमें ये कमियां हैं। ये जो संशोधन की बात है, ये अगर आप पहले कर लेते, और देखो मीटिंग में क्या होता है, मीटिंग में सरकार हमारी नहीं सुनती। अब आपकी ये जिद हो गई है एक छोटे बच्चे की जैसे है कि पहले कर लेते तो संशोधन के लिए हम राजी थे, अब आप संशोधन करेंगे तो हम राजी नहीं है। अब आपको वो कानून वापस लेना ही पड़ेगा। हमारी वहां पे सुनोगे तभी तो। आप अपनी बात बता रहे हो, हमारी सुन नहीं रहे तो हम वहाँ क्या बोल दे, बताओ क्या बोल दे। 8 तारीख को गृह मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, और गृह मंत्री के हस्तक्षेप के बाद आज 17 तारीख हो गई। चलो ठीक है, किसान नहीं बात कर रहा, आपको तो बात करने आना चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी अगर कच्छ में बात कर लेंगे तो दिल्ली बॉर्डर पे किसानों से बात नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते? उनको करना चाहिए। भाई किसानों को आप समझाने का काम कर रहे हो, तो हम कह रहे कृषि मंत्री जी आ जाए, गृह मंत्री जी आ जाए, प्रधानमंत्री जी आ जाए। सबसे पहले जो देश में राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है, इसको पहले खत्म कर दो, फिर अपनी आप पंचायतें लगा लेना। आओगे तो हमारे गांव में, और गांव से किसान दिल्ली में बैठा हुआ है। आप गांव जा रहे हो, हम दिल्ली में बैठे हुए हैं। भाई ठीक है, घूम फिर के वहीं आओगे, कोई दिक्कत नहीं, वहीं मुलाकात होगी।
बात से ही रास्तों का हल निकलेगा। हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। त्रिपाठी जी, लेकिन राम प्रताप जी काफी देर से सुन रहे हैं जी। सार्थक बात करोगे तो बात होगी, और सार्थक बात नहीं करोगे तो फिर आपको किसानों का जो है आंदोलन और वो झेलना सार्थक पड़ेगा। बात सुप्रीम क्या कोर्ट ने भी कही है? है। वो सार्थक बात क्या है वर्मा जी, ये भी बताते जाइए। वो सार्थक बात क्या है? सार्थक बात यह है कि इसमें जो संशोधन है, संशोधन नहीं नया कानून बनाओ, तभी बात बनेगी। एमएसपी को गारंटीड कानून बनाओ, और पराली के नाम पे जो किसानों को परेशान किया जा रहा है उस पर भी एक कानून होना चाहिए। एनजीटी का आगे से हमारे 10 साल के ट्रैक्टर चल नहीं सकते, हमारे 10 साल के पंपिंग सेट चल नहीं सकते, इनकी सरकारी बसें 20-20 साल की चलती रहेंगी। भाई ये कौन सा नियम कानून है? आप करो तो सबके लिए, उस पर भी एक कानून बनना चाहिए। और देश में किसानों के लिए सस्ते दर पर डीजल, बिजली, इसकी व्यवस्था करे। जब हमको हमारी लागत कम करोगे तभी आय दोगुनी होगी, वरना टीवी पे कहने से और पेपर छाप देने से, सुशासन के 3 साल पूरे हो जाने से, किताब छपवाने से किसान की आय दोगुनी होने वाली नहीं है। और मैं बता दूं कि जो भी नेता ये कहते हैं ये किसान नहीं है, 4 डिग्री में आप आओ, 3 दिन हमारे साथ कंबल में सो, पता चल जाएगा कौन असली कौन नकली है। ये जो टीवी पे बात करते हैं ये कभी आप नहीं आ पाएंगे। ये सब बैलगाड़ी चढ़ा के बड़ा हुआ हूँ, लालटेन का कांच साफ करता था, समझे आप? ये मत सिखाओ मुझे। कुछ नहीं कर रहे हैं। पाली गांव से बैलगाड़ी चढ़ा के लाता था ललितपुर तक, 10 क्लास तक। ये छोड़ दो, तुम गवाही साफ कर चुके। ये पुराना डायलॉग घिसा पिटा छोड़ दो कि किसान ही नहीं है फलाना, आप अकेले किसान बन के बैठे हैं यहाँ, जबरदस्ती के खुद के किसान बने हुए हैं आप। नहीं प्रवक्ता बन के मुझसे बात करो। नहीं आपको कुछ नहीं, आपको पता है 1 पैसे 10 क्लास तक बैलगाड़ी चलाई है, और लालटेन का कांच साफ करता था, शाम को फिर पढ़ने बैठता था मच्छरदानी लगा के। मुझे मत सिखाओ। कुएं से पानी लाता था, कुएं से, नहर से। तो किसान के बारे ये में गप्पे पुरानी हो गई तुम्हारी। ये हर आदमी आजकल क्या है, आएगा एसी में बैठ के नहीं होगा, टीवी में बैठ के नहीं होगा। आप तो किसान ही नहीं है, क्या बकते रहते हो यार? सॉरी माफ करना, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? खेरा साहब, ये बात कौन किसान नहीं है यहाँ कि वो वहाँ बैठे हैं? पाली गांव में पैदा हुआ हूँ, समझे? अरे गांव में क्या, गांव में मुझे मत सिखाओगे, मुझे मत सिखाओ। टीवी मेरे नाम से 13 एकड़ जमीन है बचपन से। समाधान निकलना चाहिए। ये फैशन हो गया है। आप तो किसान नहीं है, आप क्या जाने, आप तो एसी में बैठे हो, आप बड़े एसी में नहीं बैठे हुए। आवाज नहीं जा रही शायद, फालतू की बात करते हो। दूसरे को कहते ना आप किसान नहीं, आप किसान का कृषि मंत्री राम प्रताप जी, मैं त्रिपाठी जी को बीच में लाना चाह रहा हूँ। एक मिनट खेरा साहब 1 मिनट शांत रहिए, आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन राम प्रताप जी, त्रिपाठी जी ने जो बातें कही, पहली बात उन्होंने कही सरकार के पास डाटा नहीं है, एमएसपी का निर्धारण ठीक तरीके से नहीं हो पाता। दूसरी बात उन्होंने कही है कि सभी राजनीतिक दलों ने किसानों पर राजनीति की है, अपनी रोटियां सेकी है, वो चाहे वो कोई भी दल हो। देखिए, डेटा वाली बात जो है, डेटा हमारे मतलब नॉट जस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर, आई एग्री विद त्रिपाठी जी की नॉट जस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर, पूरे हमारे इकोनॉमिक्स में जिस तरह का डेटा कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, उसमें हमारे पास पार्शियल डेटा आता है। विल नॉट से कि डेटा आता नहीं, बट हमारे पास बड़ा पार्शियल डेटा आता है, जिसके बेसिस पे कोई हाइपोथेसिस रीच करना इज डिफिकल्ट। मतलब आज 5 साल पहले का डेटा तो हमारे पास एक्यूरेट होगा, लेकिन 6 महीने का डेटा आते आते अगले 5 साल लग जाएंगे। तो इन दैट सेंस आई एग्री विद दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी। दूसरा, राजनीति, देखिए मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में मैं आपसे कहूंगा कि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, और किसान ही समाजवादी है और समाजवादी ही किसान है उत्तर प्रदेश में। अब आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी वाले ही असली किसान है, बाकी वाले नहीं है? नहीं, किसान बाय नेचर। और इसलिए पलट करके सवाल आता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों का कितना भला हो गया, उन गन्ना किसानों का भुगतान पूरा हो गया, नहीं हो गया? एक रिस्पॉन्ड में चाहता हूँ विजय खेरा से। मैं आपको 3 चीज बताता हूँ इसमें जो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई। सबसे पहले जो मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इम्प्रूवमेंट पे और उसके टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। चलिए ठीक है, लेकिन हर राजनीतिक दल यही कह रहा है कि हम सबसे बड़े हितैषी है, उसके बावजूद इस देश में किसान की हालत नहीं सुधर रही। ये बड़ी चिंता की बात है, और इस पर सोचने की भी बात है कि इतना कुछ काम किया आपने किसान के लिए, और किसान आज भी वहीं का वहीं है, वो मजबूर है आत्महत्या करने के लिए, सुधार नहीं हो पा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, विजय खेरा साहब, राम प्रताप सिंह जी आपका भी, और आलोक वर्मा जी आपका भी, दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसान साफ कर चुके हैं कि वे पीछे नहीं हटेंगे जब तक कानून वापस नहीं होते। उस सरकार ने भी साफ कर दिया कि सरकार कानून रद्द नहीं करेगी। अब नतीजा कैसे निकलेगा वो पता नहीं। नमस्कार।